गुड आफ्टरनून। इतनी गर्मी में गुड मॉर्निंग तो होता नहीं, गुड आफ्टरनून ही ठीक है। 9-10 बजे से ही ऐसा लगता है गुड आफ्टरनून हो चुका है। यस, सो गाइस, वेलकम टू द संडे मेगा सेशन वंस अगेन। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए फटाफट आज का काम मैं शुरू कर देता हूँ। आज का सेशन इतना डायरेक्ट और टू द पॉइंट रहेगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आज का सेशन छोटा भी रहेगा, आज का सेशन बहुत रेलेवेंट भी रहेगा। आज के सेशन के लिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अपनी अपनी नोटबुक निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी इन अपकमिंग डेज। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस की कोई एग्जाम इस साल देना चाहते हो, एसबीआई पीओ या क्लर्क, or else you are targeting NIACL, or else you are targeting SBI, उसमें भी क्लर्क या पीओ। ओके, और अगर आपका SBI CBO का रिजल्ट वेटिंग पर है तो जिसमें जो कुछ बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा उसके लिए भी आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप CGL, चाहे आप CHSL, चाहे आप MTS कैटेगरी में आते हो, आज का सेशन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमने कुछ एक नया इनिशिएटिव भी लिया है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का काम। सारा कवरेज एक ही सेशन में 12 मई, एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो शुरुआत करते समय आप सबको बहुत बहुत खुशी से मैं बताना चाहता हूं कि UIICL की बैच में इस समय डिस्काउंट चल रहा है और UIICL के इंटरव्यू वैसे भी 14 मई से शुरू होने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो UIICL के लिए क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। और आज की सबसे पहली न्यूज आपके सामने है, देख लीजिए। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपडेट 2024, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग के बच्चों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस कितना ज़रूरी है और बैंकिंग अवेयरनेस कितना आसान है, आज मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अपडेट आया है 2024 का, जिसमें भारत सरकार अपनी ही सिक्योरिटी वापस पब्लिक से खरीदना चाहती है। और 1-2 हज़ार करोड़ की नहीं, 40,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत सरकार दोबारा पब्लिक से खरीदना चाहती है। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि मैच्योरिटी डेट के पहले पहले वो अपनी सारी सिक्योरिटीज वापस ले लें, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी है तो थोड़ा सा पैसे का फ्लो वो बढ़ाना चाहती है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय द वे। अब ये खबर को थोड़ा सा डीकोड करके आप जैसे बच्चों को मैं आसानी से समझा देता हूं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गया उनको बधाई, जिनको नहीं समझ में आया उनको एकदम सरल शब्दों में, मतलब बाय गॉड आज के बाद आप भूलोगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। हमारे देश की गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई के पास खूब सारे पेपर दे देती है। कौन से पेपर? इन पेपर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट फॉर्म में G-SEC ऐसा कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इनमें से 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो आमतौर पे हर बैंकिंग के बच्चे को पता होना चाहिए। पहली, ट्रेजरी बॉन्ड्स, आपको बॉन्ड पेपर के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरी ट्रेजरी बिल्स, इसके बारे में भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी सरकार बॉन्ड पेपर बेच के सालों साल ब्याज लेती रहती है उसके ऊपर और फिर एक साथ वापस करती है। लेकिन ट्रेजरी बिल जो होता है वो अप टू 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स छाप के भारत सरकार किसको दे देती है? आरबीआई को। आरबीआई इसी ट्रेजरी बिल्स और इसी ट्रेजरी बॉन्ड्स को हर किसी को बेचती है। तो आप जैसे लोग, सरकार, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन के लोग, हर कोई ये खरीद सकता है। अब
किसी ने अगर ये बॉन्ड पेपर खरीद लिया मान लो, तो ये बॉन्ड पेपर 5 साल का है, तो भारत सरकार 5 साल तक लगातार ईच ईयर यानी साल में एक बार उस बॉन्ड पेपर के ऊपर उस व्यक्ति को ब्याज देती रहेगी। उदाहरण के लिए ऐसा ही एक बॉन्ड पेपर मान लो रोहन ने खरीद लिया, तो रोहन को हर साल भारत सरकार के तरफ से 8%, 8.5% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया होगा उसके ऊपर, 8, 8.5% से ज्यादा नहीं होता। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं 9 और 10% हो जाए तो हम भी लपक के खरीद ले जरा। तो 8, 8.5% के आसपास तो आपको हर साल मिलता रहेगा सिर्फ ब्याज का पैसा। अब 5 साल हो गए पूरे, रोहन बोलेगा 5 साल का बॉन्ड पेपर था, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो रोहन ये पेपर लेके वापस चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसको प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा भी लौटा देगी। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितने का खरीदा होगा वो पैसा भी तो मिलेगा ना, तो वो वाला पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से बॉन्ड काम करता है। वैसे ही ट्रेजरी बिल्स भी काम करते हैं। ट्रेजरी बिल्स 1 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते, तो ट्रेजरी बिल 91 डेज के होंगे, ट्रेजरी बिल्स 182 डेज के होंगे, या तो ट्रेजरी बिल 365 डेज के हो सकते हैं। बस इतना ही अलाउड है और इतना ही फर्क है। तो कल को अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ट्रेजरी बिल मतलब क्या, बोलना ट्रेजरी बिल इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एंड व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब ये जो सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के थ्रू पूरे पब्लिक में बांट के रखी थी, जो मैच्योर होना बाकी है, जिसमें से भारत सरकार को पैसा मिल चुका है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अब भारत सरकार वापस खरीद रही है। गवर्नमेंट उसको वापस खरीद रही है। तो कितने के बांट के रखे थे? बहुत सारे बांट के रखे थे, लाखों करोड़ों में बांट के रखे थे। उसमें से 40,000 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भारत सरकार वापस अपने पास ले रही है। अब मान लो रोहन के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, 5 साल की मैच्योरिटी थी, लेकिन भारत सरकार बोल रही है कि तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो तेरे पास है हमने दी है वो वापस करो। अभी तो 3.5 साल ही हुए हैं, 5 साल तो हुए ही नहीं। तो रोहन बोलेगा अरे मेरा 1.5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी इसके साथ मारा जाएगा। जाहिर सी बात है भारत सरकार बोलेगी कोई बात नहीं, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, आप वो एक्स्ट्रा पैसे रखो और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमको वापस कर दो। रोहन के लिए वो एक अच्छा ऑफर होगा, रोहन वापस कर देगा। और इसी तरीके से 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार पब्लिक को देगी, उनसे बॉन्ड पेपर और ट्रेजरी बिल्स ले लेगी। इससे होगा ये कि ये 40,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ जाएंगे। मार्केट में इतना पैसा आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा होगा तो लोग इसी पैसे से इकोनॉमी में सपोर्ट कर पाएंगे बिजनेस करके, जिसके थ्रू अल्टीमेटली जॉब्स लगेंगे। ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो भारत सरकार बार बार ये करती रहती है, जब भी मौका मिले भारत सरकार खरीदती रहती है और बेचती रहती है, खरीदती रहती है और बेचती रहती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो इस खबर में जानने समझने लायक क्या था? इस खबर में जानने समझने लायक ये था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई सारे प्रकार की होती है, लेकिन बेसिकली हमको 2 पता होनी चाहिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ट्रेजरी बॉन्ड्स 5 साल, 10 साल, 25 साल, यहां तक कि 50-50 साल के भी होते हैं। हाँ, 50-50 साल के भी होते हैं। अभी मान लो सपोज रोहन ने 50 साल का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिया, तो मन में एक सवाल आएगा ना यार, 50 साल बाद अगर मैं जिंदा रहा नहीं रहा तो इतना बड़ा बॉन्ड पेपर खरीदने की क्या जरूरत है? सिंपल लॉजिक है, 50 साल आप जिंदा रहे या न रहे, आपको जब तक यूज करना है आप उसके ऊपर ब्याज लो और उसके बाद आप किसी और को बेच दो। वो आदमी आगे का ब्याज लेगा, वो किसी और को बेचेगा, वो आगे का ब्याज लेगा, ऐसे करके
50 साल पूरे होने के बाद जो आखिरी आदमी होगा वो भारत सरकार को देके उसमें से पैसे ले लेगा। इसीलिए बॉन्ड पेपर जो होते हैं वो ओपन मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। आज की तारीख में आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है तो उसको आप किसी और को बेच सकते हो क्या? आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फिक्स डिपॉजिट है, किसी दूसरे बंदे को दे सकते हो क्या? नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपके पास भारत सरकार का बॉन्ड पेपर है वो आप दूसरे को बेच सकते हो। अगर आपको आगे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस आदमी से पैसे ले लो, वो आदमी सरकार से पैसे ले लेगा। सिंपल ट्रेडिंग होती है इसमें। समझ में आ गया? राइट, ओके। तो ये है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। राइट, अब देखिए गवर्नमेंट G-Secs में 40,000 करोड़ रुपए वापस मार्केट में उतारना चाहती है बाय बैक पॉलिसी के थ्रू। जब भी सरकार वापस किसी चीज को खरीद लेती है या कोई कंपनी वापस अपने शेयर्स ले लेती है उसको बोला जाता है बाय बैक पॉलिसी। ये शब्द याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय बैक पॉलिसी। कल को अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया व्हाट इज बाय बैक तो बोलना जब भी कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीद लेती है दैट इज बाय बैक, या फिर गवर्नमेंट अपने ही ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स वापस खरीद लेती है दैट इज अ बाय बैक। तो आपको ये टर्म भी पता होनी चाहिए। ओके, बाय बैक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लिक्विडिटी आ जाती है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि उतना पैसा अचानक से रिलीज हो जाता है, राइट? तो इसका बहुत सारा फायदा होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सबसे खास बात यह है कि ये रिस्क फ्री होता है। आज की तारीख में अगर आपके पास अपना हार्ड अर्न्ड मनी है और आप चाहते हो कि नो यार ये पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन श्योर शॉर्ट मिलेगा, तकलीफ नहीं है कुछ, ऐसा है, राइट? यस। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में यहां पर मैंने आपके लिए एक शानदार ग्राफ, एक पूरा का पूरा डेफिनेशन तैयार कर दिया है। पीडीएफ आपको इस पूरे चैप्टर के साथ हमारे आय प्रथम ऐप पे मिलेगी। पिछली पीडीएफ कहां पर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, राइट? तो ये है, राइट? अभी देखिए ट्रेजरी बिल्स के बारे में ये क्वेश्चन लिटरली मेंस में भी आ चुका है, इसलिए ये याद रखना। ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के, 182 डेज के और 364 डेज के होते हैं। इस समय 91 डेज पे 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 182 पे 7.1% और 364 पे भी 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? राइट। बाय बैक पॉलिसी क्या होती है? बाय बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत ऑलरेडी सोल्ड जो शेयर्स होते हैं उसी को वापस खरीद लिया जाता है, राइट? ऐसा दो वजह से किया जाता है। अगर मान लो रिलायंस ने अपने शेयर मार्केट में बेचे और अब रिलायंस चाहती है कि वही शेयर वो वापस ले ले, तो ऐसा रिलायंस दो वजह से कर सकती है। पहला, पैसा रिलीज करना है। दूसरा, वो जबरदस्ती ना लोगों को हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है, क्योंकि शेयर का मतलब हिस्सेदारी है ना, तो फालतू में इतने सारे लोगों को हिस्सेदारी क्यों बांट के रखना है? तो वो अपने शेयर वापस ले लेगी ताकि उसकी कंपनी पे कंट्रोल उसी का रहे। तो ये एक तरीके का डील होता है। भारत सरकार जनरली ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उसको पैसा रिलीज करना है मार्केट में, तो दैट इज द मेन रीजन, राइट? समझ में आ गया? क्लियर? राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज पूरी की पूरी क्लियर हो गई। एक बार जरा ओके नॉट ओके में फटाफट मुझे बता दो। एक बार जरा मुझे ओके नॉट ओके फटाफट बता दीजिए। यस यस यस, कंफर्म करिए। ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स। चलिए अब इसके ऊपर मेरे दो सवाल, हर प्रकार के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है बाय गॉड, आज नहीं कल तुमको इसकी अहमियत पता चलेगी। जितनी चीजें पढ़ के आपके लिए एक लेक्चर बनाना पड़ता है उसमें लिटरली बहुत कुछ ऐसा छुपा होता है जो कभी ना कभी सूनर और लेटर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे एक बात बताइए, जल्दी से एक बात बताइए, ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है? यस और नो में जवाब दो। क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है? यस और नो में जवाब दो। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है? प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। द आंसर इज नो।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बांट सकती है। महाराष्ट्र सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं ना भाई, होते हैं, राइट। अब दूसरी सवाल, क्या बॉन्ड्स बॉन्ड्स ये ट्रेजरी बॉन्ड्स टाइप के बॉन्ड्स, क्या ये केवल गवर्नमेंट्स ही बांट सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? प्राइवेट कंपनीज वाले बॉन्ड नहीं जारी कर सकते क्या? व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनीज? जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो। प्राइवेट कंपनीज बांट सकती कि नहीं बॉन्ड्स? प्राइवेट कंपनीज बांट सकती कि नहीं? आई नीड एटलीस्ट 5 to 7 आंसर्स क्विकली, कम ऑन, बी फास्ट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। शुभम का आंसर आ गया, अमोल का आंसर आ गया, नीड सम मोर आंसर। सचिन का भी आंसर आ गया है, नो आया है। एग्रीकल्चर एंड जीके शॉर्ट्स कह रहे हैं नो। द आंसर इज यस, बिल्कुल बांट सकते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना बेटा, टाटा कंपनी के बॉन्ड पेपर हैं, रिलायंस के बॉन्ड पेपर हैं, वो IIFL वालों के बॉन्ड पेपर हैं, कई सारी प्राइवेट HDFC बैंक के बॉन्ड पेपर हैं। तो ऐसे कई सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो बॉन्ड पेपर इशू करते हैं और वैसे ही मार्केट से पैसा उठाते हैं जैसे भारत सरकार। तो ये अलाउड है। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, रिलायंस कंपनी 99 ईयर्स के बॉन्ड पेपर जारी करती है, 99 ईयर्स के। अब आप सोचेंगे बाप रे 99 ईयर्स आदमी जिंदा भी रहेगा क्या? मान लो 99 ईयर्स का बॉन्ड पेपर अजिंक्य ने खरीद लिया, अजिंक्य यही बॉन्ड पेपर जो है वो विकास को बेचेगा, विकास वही बॉन्ड पेपर शीतल को बेचेगा, शीतल वही बॉन्ड पेपर प्राजक्ता को बेचेगी, प्राजक्ता वही बॉन्ड पेपर शुभम को, और ऐसे करते करते 99 ईयर्स तक चलता चला जाएगा। तो किसी एक आदमी के पास उसका एक्चुअल जो रिटर्न्स है वो आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सो दैट इज द आंसर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। ठीक है, तो ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये क्लियर हो गया, राइट? हाँ, अब मुझे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है? ट्रेजरी बिल्स क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी बांट सकती है? ट्रेजरी बिल्स, अब मैं बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्स की बात कर रहा हूं। ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बांट सकते हैं, यस या नो? आई नीड एटलीस्ट 5 आंसर्स, आई नीड एटलीस्ट 5 आंसर्स। बोथ बोथ बोथ। अच्छा, एग्रीकल्चर साहब कह रहे हैं ओनली सेंट्रल, अजिंक्य कह रहे हैं दोनों ऑफिसर कर सकती हैं, ओके, ओनली सेंट्रल। द राइट आंसर इज ओनली सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स बांटने का अधिकार नहीं है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जीके का पार्ट है। आरबीआई जैसे एग्जाम में इस तरह की छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, भूलना मत, ठीक है? ट्रेजरी बिल्स का अधिकार केवल भारत सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, ये लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात, बॉन्ड पेपर पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड पेपर पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द है, क्या कोई मुझे बता सकता है? जानकार आदमी बिल्कुल बता पाएगा। बॉन्ड पेपर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए एक अच्छा वर्ड है, अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करने वाले बच्चों को बिल्कुल मालूम होता है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर इज कूपन रेट, द राइट आंसर इज कूपन रेट। तो कल को किसी ने पूछ लिया कूपन रेट मतलब क्या, गड़बड़ाना मत, कूपन रेट मतलब नथिंग बट बॉन्ड पेपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? हाँ, अब एक और चीज, अगर हमने बैंक से एफडी ली, फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, राइट? मुझे ये बताओ, अगर तुमने बॉन्ड पेपर ले लिया तो बॉन्ड पेपर पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है? फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है? वो स्थिर रहेगा या कम ज्यादा हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, कोई बोल रहा है फिक्स, कोई बोल रहा है फ्लोटिंग। अब एक बार के लिए, हमेशा हमेशा के लिए याद रखो, द आंसर इज बोथ,
दोनों हो सकते हैं। कभी कभी फिक्स वाले बॉन्ड पेपर खरीदते हैं लोग जो कम खतरों के खिलाड़ी हैं, कभी कभी फ्लोटिंग वाला खरीदते हैं लोग जो ज्यादा खतरों के खिलाड़ी है, और कभी कभी हाइब्रिड वाला भी खरीद लेते हैं, यानी कि 5% तक फिक्स और उसके बाद फिर फ्लोटिंग। इस टाइप के भी मिलते हैं, इस टाइप के भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर सबसे ज्यादा कौन से वाले चलते हैं बॉन्ड पेपर, इट इज फिक्स। लोग भारत सरकार पे भाई 100% रिटर्न की गारंटी है इसी विश्वास पे ले रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली फिक्स पे ज्यादा भरोसा है। ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो ये सारा का सारा पार्ट अब आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है, चाहे मेंस की परीक्षा हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे इंटरव्यू। विश्वास मानो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दिस इज अवर न्यूज नंबर 1। चलिए अब क्विकली चलते हैं न्यूज नंबर 2। टूरिज्म सेक्टर से न्यूज नंबर 2 आई है और बहुत अच्छी न्यूज है। टूरिज्म सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है और टूरिज्म सेक्टर का मानना यह है कि साल 2028 तक 512 बिलियन के आसपास का, डॉलर्स में, हाँ, 512 बिलियन डॉलर के आसपास का कंट्रीब्यूशन वो देश की जीडीपी में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि 2028 तक भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी। मेरे हिसाब से भारत की जीडीपी हो जाएगी लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होनी चाहिए। ओके, मैं कम ज्यादा, अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, चलो तुम मोटा मोटा 4.5 ले लो। अभी कितनी चल रही है? 3.75। तो 4.5 के आसपास ट्रिलियन 2028 तक हो जाएगी, जिसमें से 512 यानी 0.5 ट्रिलियन जो है ये अकेले किसमें से आ जाएगा? टूरिज्म से आएगा, ऐसा टूरिज्म सेक्टर का कहना है। तो क्या भारत में वाकई में टूरिज्म का इतना स्कोप है? क्या वाकई में टूरिज्म से इतने जॉब्स निकलेंगे? क्योंकि जीडीपी का मतलब तो गुड्स और सर्विसेज होता है। अगर जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा तो उतने नौकरियां भी तो निकालनी पड़ेंगी। तो सच में ये सब होगा या नहीं, आइए एक एक करके आंकड़ों से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जो आपको लिख के रखनी है, वो याद रखिए, 100% एफडीआई अलाउड है टूरिज्म सेक्टर में। भारत में टूरिज्म सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो फेस 1 होता है ना, पेपर 1, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जीके में। तो इस समय भारत में एफडीआई कितना अलाउड है? 100%, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे और क्या पता होना चाहिए? एफडीआई कितने अलग अलग परसेंटेज में आता है? एफडीआई 26% में आता है, एफडीआई 49% में आता है, एफडीआई 74% में आता है, या एफडीआई 100% में आता है। ये याद रखना, लक्षात ठेवा है। एफडीआई सिर्फ 4% में ही अलाउड है भारत में। पहला 26, दूसरा 49, तीसरा 74 और चौथा 100। तो टूरिज्म में कितना है? 100% एफडीआई अलाउड है। दूसरा, इस समय ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी 2022 के हिसाब से, उस रैंकिंग में 6th रैंक पर आता है भारत। उस रैंकिंग में भारत 6th रैंक पर आता है। मैंने इसमें कुछ और कंट्रीज की भी लिस्टिंग लिख के रखी थी, आपको मैं 1 मिनट दिखा देता हूं। हाँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म में 6th, इसमें नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है जर्मनी, नंबर 4 पे है यूके और नंबर 5 पे है जापान, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और नंबर 6 पे है इंडिया। किस मामले में? 6th इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन। दुनिया में टूरिज्म का जीडीपी में योगदान देने में भारत 6वें नंबर पे है। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, 2022 की रैंकिंग है, ठीक है। उसके बाद भारत 54th रैंक पर है 117 कंट्रीज में से। कौन से रैंकिंग में? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो 2021 की एक रैंकिंग है जिसके तहत ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी आपके देश में ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म कितना डेवलप हुआ है, विदेश से कितने लोग आ रहे हैं, आपके देश को ग्लोबल टूरिज्म का दर्जा कितना अच्छे से आपने किया है या उतने इंतजाम करके रखे हैं, उसमें भारत की रैंकिंग खराब है। 54th रैंक आता है 117 कंट्रीज में, विच इज नॉट गुड। इसमें अभी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है, राइट? हाँ, अब व्हाट एडिशनली शुड आई नो, मुझे और क्या क्या पता होना चाहिए। अब ये है पूरे के पूरे बैंकिंग वाले 1 मार्क के जीके क्वेश्चन, सो प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। नंबर 1, भारत सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 चालू कर चुकी है। इससे पहले स्वदेश दर्शन 1.0 आया था। स्वदेश दर्शन 1.0 के बाद अब 2.0 आया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्वदेश दर्शन कब लॉन्च हुआ था। स्वदेश दर्शन लॉन्च हुआ था 2014-15 में। स्वदेश दर्शन लॉन्च हुआ था 2014-15 में। क्या है ये स्वदेश दर्शन, सिंपल भाषा में समझो। स्वदेश दर्शन पूरे देश के दर्शन के लिए अलग अलग सर्किट बना दिए उन लोगों ने। सर्किट का मतलब होता है एक रीजन्स बना दिए हैं। जैसे बुद्धा सर्किट बना दिया, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें घुमाएंगे। रिलीजियस सर्किट बना दिया, सारे तीर्थ स्थान घुमाएंगे। वो कल्चरल हेरिटेज सर्किट बना दिया, जहां पर आपको सांस्कृतिक धरोहर देखने को। ऐसे कई सारे सर्किट बना के रखे हैं वहां का दर्शन करने के लिए, वहां टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन शुरू किया गया है। 1.0 बहुत पहले आया था, अभी 2.0 चल रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे देश में एक और नई स्कीम आई है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसका नाम है प्रसाद स्कीम। ये स्कीम एग्जाम में आ सकती है, बिल्कुल याद रखना, प्रसाद स्कीम। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थान, रिजुविनेशन मतलब उनको एक नयापन फील होना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। स्पिरिचुअल हेरिटेज का ऑगमेंटेशन यानी उसको और बढ़ावा देना है, उसकी एक मुहिम छेड़ी गई है, उसको बोलते हैं प्रसाद स्कीम। ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इसमें पिलग्रिमेज तीर्थ स्थानों को, स्पिरिचुअल प्लेसेस को प्रमोट करने का, सेफ्टी को प्रमोट करने का भारत सरकार एक इनिशिएटिव ले रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा, इनक्रेडिबल इंडिया, ये तो सभी जानते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, ओके, टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये भी एक अच्छी चीज है। मतलब अगर आप किसी एक जगह में टूरिस्ट फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेटर मतलब टूरिस्ट लोगों को गाइड करने वाला, टूरिस्ट लोगों के लिए सुविधा या किसी प्रकार की कोई चीज अरेंज करने वाला, तो उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये आप ले लीजिए और उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या उसके बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हो। तो दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसका फायदा ये होता है कि जो लोकल लोग होते हैं, जिनको उस एरिया के बारे में पता है, उनके लिए एक प्रकार से जॉब्स, उनके लिए एक प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। अब अपने छत्रपति संभाजी नगर में अगर मान लो अजंता एलोरा के आसपास के जो लोग होंगे, ठीक है, अगर वो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके बाद वो अजंता एलोरा के टूरिस्ट को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, उनके लिए वो फैसिलिटेशन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और चौथा है देखो अपना देश, देखो अपना देश इनिशिएटिव। भारत सरकार इस समय एक और इनिशिएटिव शुरू कर चुकी है, देखो अपना देश इनिशिएटिव, पीपल्स चॉइस 2024, राइट। तो ये देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये भी भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए देखा हमने? नंबर 1 स्वदेश दर्शन, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। दूसरा प्रसाद स्कीम। तीसरा हमने देखा इनक्रेडिबल इंडिया, और चौथा हमने देखा देखो अपना देश। ये 4 स्कीम बैंकिंग के बच्चों को बाय हार्ट याद होनी चाहिए अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, राइट। और टूरिज्म में कितना एफडीआई अलाउड है? 100%। अब आपको कुछ अच्छा डेटा मैं बता देता हूं, ये डेटा भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आइए एक एक करके देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, भारत में अभी टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी।
भारत में अभी टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश से आते हैं ये, इनको पर्यटन मंत्री बनाया गया है। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट, भारत का एक ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये 2022 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। भारत में इस समय सबसे ज्यादा टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं, ना ही साउथ में कहीं, इट इज इन गुजरात। गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। 2022 का आंकड़ा है, गुजरात नंबर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की कितनी साइट्स इस समय भारत में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की इस समय 42 साइट्स भारत में है। कितनी? 42 साइट्स। ठीक है, हमसे 3-4 कंट्रीज आगे हैं, इटली आगे है, चाइना आगे है, ये लोग सब हमसे आगे हैं, फ्रांस भी हमसे आगे है। मैं पर्सनली मानता हूं कि ये काफी कम है, क्योंकि भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि डेफिनेटली यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखने, ज्यादा से ज्यादा हेरिटेजेस मिलने चाहिए थे। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अभी जीडीपी में टूरिज्म का इस समय कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है? इट इज 5.9%। 5.9% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन टूरिज्म के थ्रू आता है। ठीक है, मतलब हर 10 पे 6%। ठीक है, उसके बाद टोटल जॉब्स, इस समय टूरिज्म से कितने जॉब्स निकले हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 32.1 मिलियन जॉब्स, इतने जॉब्स टूरिज्म में हैं। इतने लोग टूरिज्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी यहां पर 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ओके, तो 32 मिलियंस के आसपास इतने नौकरियां, ये टेम्पररी, ये परमानेंट और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के जॉब्स हैं। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। द आंसर इज 25 जनवरी। ओके, और उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। द आंसर इज 22 सितंबर। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा, ये पूरे के पूरे डिजिट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वर्ल्ड टूर, एक मिनट, हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म डे में गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 27 सितंबर है, ये 22 नहीं है, 27 है, माफ करना है। इट इज 27 सितंबर। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए टूरिज्म से रिलेटेड। एम आई क्लियर? यहां तक सब कुछ ओके है? Am I clear? हाँ, शुभम पूछ रहे हैं सर, मींस जो परसेंटेज आपने बताया है एग्जैक्ट उतने या उससे कम अलाउड होता है? जो मैंने बताया बस उतना ही अलाउड होता है। सपोज अगर फॉरेन से कोई कंपनी आ रही होगी, रिबॉक, अभी रिबॉक को इंडिया में जूते की दुकान खोलना है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रास्ते से आएगी। कम से कम 26% तो उसको हिस्सेदारी लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। 10 और 12% अलाउड ही नहीं है। मिनिमम 26, उसके बाद 49, उसके बाद 74 और उसके बाद 100। और कंपनी स्पेसिफिक नहीं, पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है ये इसका मतलब है। समझ में आया? तो टूरिज्म का पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 5 मई का जो संडे मेगा सेशन था उसमें भी बहुत शानदार न्यूज कवर हुए थे। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अपडेट मैंने उसमें भी दिया था। इंडिया इंडोनेशिया के डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर बहुत अच्छे से बातें हुई थी। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जो नया क्राइटेरिया बनाया है वो, उसके बाद भारत का एनर्जी कंजम्पशन कैसा चल रहा है उसके ऊपर, और इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स और वन लाइनर सब मैंने कवर किए थे। प्लीज ये सेशन देख लेना, आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सारे के सारे सेशन आए प्रथम ऐप में होम पेज पे करंट अफेयर्स नाम के डब्बे में डाल के रखे गए हैं। तो आज ही सेशन खत्म होने के बाद आय प्रथम ऐप ओपन करिएगा, होम पेज पे जाइएगा, करंट अफेयर्स का डब्बा उस पर क्लिक करिएगा, सबसे टॉप पे आपको ये वाला सेशन दिखेगा। और जो आज अभी जो सेशन चल रहा है वो शाम तक एकदम नंबर 1 पे आ जाएगा, और ठीक बाजू में उसकी पीडीएफ है। तो सारे सेशन का कलेक्शन एक तरफ, उसकी पीडीएफ एक तरफ, आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी फ्री में बना के रखा हुआ है। सो गो एंड डू दैट। ओके, राइट। तीसरा,
सोलर पावर जनरेशन के ऊपर एक शानदार अपडेट आया है जिसमें बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस निकल के आएंगे, इसीलिए ये हमारा न्यूज नंबर 3 का कवरेज है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्या है। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है। ठोको ताली। भारत इस समय दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन चुका है। ओके, जहां पर सौर ऊर्जा का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, या यूं कह ले कि करंट बिल्डिंग कैपेसिटी में नंबर 3 पे आ गया है। ओवरऑल पे अभी भी हम चौथे पोजीशन पे है। ईयर ऑन ईयर निकलता है ना ये, राइट। तो ये है। अब आइए कुछ अच्छा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मजा आएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। राइट, इधर देखिए। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 की रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? GER, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू वालों की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर भारत इस साल बना है। ओवरऑल 4th नंबर पे है, ठीक है। इस समय भारत में सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 66.8 गीगावाट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी अहमियत एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद ही होगी। 66.8 गीगावाट और 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट। ओके, तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। इस समय भारत में 66.8 गीगावाट्स की बिजली है, जो कि जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, 66 तो छोड़ो, जब 5 गीगावाट हमारे पास सोलर पावर निकलता था ना, सिर्फ 5 गीगावाट, ज्यादा दूर नहीं, उन दिनों भी मैं संडे मेगा सेशन लिया ही करता था। 2016 की बात है ये, 5 गीगावाट पे थे हम। तब भी भारत दुनिया में टॉप 10 पे था, 9th रैंक पे तो हम थे, सिर्फ 5 गीगावाट पे ही 9th रैंक पे थे। इसका मतलब ये कि सोलर टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी रेयर है। सोलर टेक्नोलॉजी पे काम करना, उसके लिए बजट निकालना और उसमें आगे बढ़ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंडिंग। तो इसीलिए अभी भारत जिस पोजीशन पे है, ये अपने आप में अच्छा है। हालांकि बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है, लेकिन ये बुरा नहीं है, ठीक है। 66.8। आगे देखो, India provides 5.9% of global growth in solar power generation in 2023. पूरे दुनिया में इस समय सोलर पावर जितना डेवलप हुआ है पूरे दुनिया में, उसमें से भारत का योगदान कितना है? 5.9। ये वंस अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखना। पूरे दुनिया के सोलर में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 5.9%। 5.9%, ठीक है, चलेगा। अब देखो, ये एक बड़ा शानदार सा एक एनालिसिस दिया इन लोगों ने। इसमें आपको बॉक्स के साइज के हिसाब से समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर पावर में आगे कौन है। तो आप ही बताइए, नंबर 1 पे कौन दिख रहा है यहाँ पर? नंबर 1 पे कौन दिख रहा है यहाँ पर? नंबर 1 पे ऑफ कोर्स द ड्रैगन। ड्रैगन्स अब अंकल सैम के भी आगे निकल गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे है, जबकि ये नंबर 1 पे है। तो साइज के हिसाब से देखेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, यूएस नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है, भारत नंबर 4 पे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल है जर्मनी आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया भी साइजेबल दिख रहा है। ओके, वियतनाम भी बुरा नहीं है, साउथ कोरिया, टर्की, और उधर साउथ कोरिया और इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट मिला के हैं, ठीक है। ब्राजील इज ऑल्सो गुड, फ्रांस एंड इटली आर ऑल्सो डूइंग गुड। बट देन दीज आर द 4 डोमिनेटिंग कंट्रीज: US, China, Japan and India, right? So we are growing very fast in solar, which is a good thing, which is really a good thing. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस, अगर भारत का हम हिसाब किताब देखें, भारत का एक मोटा मोटा हिसाब किताब देखें, ये ग्राफ आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन लोगों ने दिया हुआ है। तो इनके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ओके, तो इनका आंकड़ा क्या कहता है? देखो, भारत में अभी रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या चल रहा है, यहां ध्यान से देख लो, सब एक साथ दिख जाएगा। बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर, फिर बायोमास नॉन बैगीज वाला, फिर वेस्ट टू एनर्जी ऑफ ग्रिड, फिर वेस्ट टू पावर, और फिर सोलर, ठीक है। तो ये इतने सारे तरीके से हम ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर अकेले आप सोलर का हिस्सा देखेंगे, सोलर पावर, तो ये इतना भयानक है, ठीक है।
और बाकी आप फिर देखेंगे विंड पावर, फिर ये दूसरी चीजें जैसे कि बायोमास हो गया, स्मॉल हाइड्रो हो गया, फिर ये सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन। तो सोलर की हिस्सेदारी जो है ये भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ओके, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, पिछले हफ्ते मैंने एक खबर लाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में कोयला, भारत में ऑयल और भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और न्यूक्लियर, 4 तरीके से बिजली निकाली जाती है, बराबर। ये वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ आरईएस का है, लेकिन ये 4 तरीके से बिजली निकाली जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोयले का परसेंटेज 50% से कम आया है, 50% से कम, क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा बिजली किसमें से निकलती थी? सिर्फ कोयले से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोयले ने 49.2% कंट्रीब्यूट किया है और बाकियों ने बाकी का कंट्रीब्यूट किया है, विच इज अ गुड थिंग। इसका मतलब कोयले का कंजम्पशन कम हो रहा है देश में, इसका मतलब कार्बन एमिशन कम होगा, इसका मतलब ही कोयले का खनन कम होगा, इसका मतलब कोयले का इंपोर्ट भी कम होगा। हमारे देश में जितना धरती से निकालते हैं कोयला उतना भी हम खरीद के लाते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। राइट, तो दीज आर द थिंग्स, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 सोलर प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं? टॉप 10, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएस, 3 पे जापान, चौथे पे भारत, 5वें पे जर्मनी, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे स्पेन, 8th पे साउथ अफ्रीका, 9th साउथ कोरिया सॉरी, 9th पे इटली और 10th पे ब्राजील। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी देखनी होगी ना, ये देखो गीगावाट में, कंपेयर कर लो भाई साहब भारत को चाइना से। 1000 गीगावाट पे बैठा है, अरे सॉरी यार सॉरी गलत, ये वर्ल्ड का हो गया। 393 गीगावाट पे बैठा है इस समय चाइना, 393, और भारत है 63। अभी आप बोलोगे अरे सर अभी तो आपने 66 बोला था, ये दरअसल 2021 का डेटा है, इसीलिए इसमें 2 गीगावाट और ऐड कर लेना, 2-3 गीगावाट। तो मोटा मोटा हिसाब आप देख लो, देखो फर्क देख लो, मतलब ड्रैगन हमसे कम से कम 6.5 गुना आगे निकल चुका है भाई, 6.5 गुना। अगर आज की तारीख में हर साल 10 गीगावाट से भी हम आगे बढ़े, 10 गीगावाट कोई मजाक नहीं होता, 10-15 गीगावाट से हर साल आगे बढ़े, तब भी उसकी बराबरी करने के लिए कम से कम 20-25 साल उससे भी ज्यादा लग जाएंगे, और तब तक वो पता नहीं कहां के कहां निकल जाएगा। बहुत सारे मामले में ना मतलब घोड़े की लगाम हाथ से निकल गई है, इतना आगे जा चुके हैं अमेरिका और चाइना। अमेरिका भी कम नहीं है, 113 गीगावाट। अब आप बोलेंगे सर अमेरिका चाइना से कैसे क्या पीछे है? देखो अमेरिका स्ट्रैटेजिकली करता है चीजें, जितना मुझे पता है अमेरिका न्यूक्लियर से बहुत बिजली निकालता है, न्यूक्लियर को वो बहुत भर भर के यूज करते हैं अच्छे से। बेसिकली न्यूक्लियर पावर से दे प्रोड्यूस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व्स की कोई कमी नहीं है भाई। अमेरिका के खुद के ऑयल रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, उसके पास कोयले के रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो वहां से भी अच्छा खासा कर ही लेता है, इसीलिए उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अपने यहाँ खेल ही अलग है, इसीलिए अपने को अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा इसमें। जापान भारत से 10 गुना छोटा नन्हा सा देश, नॉट इवन द साइज ऑफ महाराष्ट्र, नॉट इवन द साइज ऑफ एनी स्मॉल स्टेट लाइक गुजरात सॉरी केरला और समथिंग, वो तक 83 गीगावाट निकाल रहा है। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कुछ इसमें इंप्रूव करना बाकी है भारत के लिए, राइट? यस। तो अब सोलर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी चीजें आप लोगों के लिए एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन। ठीक है, सेशन में मजा आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है? यस। एक बार जरा क्विकली मुझे बताइए, यहां तक सब कुछ ओके है? चलिए क्विकली, यहां तक सब कुछ, कम ऑन क्विक क्विक क्विक। यस, राइट। अभी देखिए, टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ नेशंस इकोनॉमी बाय लेस देन, भारत ने अभी अभी जो टारगेट बनाए हैं, भारत ने अभी अभी जो एनर्जी के टारगेट्स बनाए हैं, ये एनर्जी के टारगेट किस तरीके के हैं? देखो, भारत का कहना है कि कार्बन इंटेंसिटी नेशंस इकोनॉमी में कम करनी है बाय लेस देन 50%, 50% से कम करनी है बाय 2030। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, 50% से कम करनी है बाय 2030। सेकंड, अचीव डैश इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड बाय 2030 ओनली फ्रॉम रिन्यूएबल्स।
अचीव डैश इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ओनली बाय रिन्यूएबल्स, ये कितना हो जाएगा? वंस अगेन ये भी 50%, ये भी 50%, ये दोनों ही 50-50% करना है। ओके, उसके बाद तीसरा, अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक अचीव करना है भारत को? 2070। नेट कार्बन जीरो एमिशन कब तक अचीव करना है? 2070 तक, 2070। उसके बाद एम्स टू अचीव डैश गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030। बेसिकली कितने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है भारत का? कितने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक? अभी हम चल रहे हैं 66 गीगावाट पे। भारत का कहना है कि 2030 तक 500 गीगावाट पे पहुंच जाएंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगता है ये टारगेट। मुझे नहीं लगता कि इतना हो पाएगा, बट चलो ठीक है, 66 कहाँ और 500 कहाँ, बट ठीक है, चलेगा, हो सकता है कुछ मास्टर प्लान होगा उसका। मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन इंडिया, भारत में मिनिस्टर साहब कौन है इसके लिए? राजकुमार सिंह। भारत में मिनिस्टर कौन है इसके लिए? राजकुमार सिंह। राइट, तो ये आपको याद रखना है। ये डेटा पूरा का पूरा क्लियर हो गया? इज इट ओके? राइट, फाइन। तो यहां तक सब कुछ ओके है? ओके, पूरा देख लीजिए एक बार अच्छे से। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कंप्लीटली। राइट, इंडिया बिकेम सोलर। नेक्स्ट, यस, अब आ जाते हैं क्विजेस पे। दिस इज द टाइम फॉर क्विज। तो आइए चलिए क्विज कर लेते हैं फटाफट एंड देख लेते हैं आज के क्विज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, Which two Indian cities are ranked among 50 wealthiest cities of world Henley and Partners इंडेक्स के मुताबिक? हेनली एंड पार्टनर्स के रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से दो शहर हैं? मुंबई और बेंगलुरु, दिल्ली और बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, या मुंबई या कोलकाता? चलिए बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एनीवन? चलिए क्विकली क्विकली क्विकली, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, एनीवन? द राइट आंसर हियर इज मुंबई एंड दिल्ली। सही जवाब है यहां पर मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई एंड दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो अकेले मुंबई में इस वक्त 60,000, अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 58,000 इस समय ऐसे लोग हैं जिनके पास कम से कम $1 मिलियन की संपत्ति है। ऐसे 60,000 के आसपास लोग हैं। $1 मिलियन के आसपास की संपत्ति है। $1 मिलियन यानी कितना हो गया? 10 लाख मिलियन डॉलर, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। अब $1 यानी 83, लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो 58,000 लोग ऐसे हैं। अकेले दिल्ली में अगर आप देखोगे तो दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या है 37,000 के आसपास। ठीक है, और इस मामले में शेंगजन नाम का एक शहर है जो कि चाइना में है, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला शहर है। 140% ग्रोथ यहां पर देखी गई है अमीर लोगों में। अमीरों के लिस्ट में यहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जितने अमीर निकले हैं वो इस शहर में सबसे ज्यादा ग्रो हुए हैं। और ओवरऑल नंबर 1 पे कौन है? ओवरऑल नंबर 1 पे इस समय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के पास सबसे ज्यादा रईस लोग हैं इस समय। एक शहर में सबसे ज्यादा रईस अगर कहीं आपको देखने को मिलेंगे, इट इज इन न्यूयॉर्क ओनली। ओके, 3rd नंबर पे टोक्यो आता है, 2nd पे लंदन आता है। नेक्स्ट, इंडिया बीइंग द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन 2022 हैज अर्न्ड $1 बिलियन इन द ईयर।
विदेश में रहने वाले भारतीयों के पैसा इंडिया के अंदर भेजने वाले अमाउंट के हिसाब से भारत दुनिया में नंबर 1 पे है, जो सबसे ज्यादा विदेशी पैसा कमा लेता है अपने ही लोगों के थ्रू, जिसको रेमिटेंस कहते हैं। तो भारत ने 2022 में कितने पैसे कमाए? कितने पैसे कमाए? 100 बिलियन डॉलर, 105 बिलियन डॉलर, 130 बिलियन डॉलर या 111 बिलियन डॉलर? एनीवन 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 एनीवन? ओंकार ने आंसर दिया है 100 बिलियन डॉलर्स। ओके, विकास कह रहे हैं 111, विशाखा कह रही है 111। एनीवन एल्स वुड लाइक टू सपोर्ट द सेम आंसर? बी क्विक। शीतल एंड वीरल ने भी कहा है 105। ओके, शीतल कह रही है 111। यहां सही जवाब है 111 बिलियन डॉलर्स। सही जवाब है 111 बिलियन डॉलर्स। दरअसल भारत ने पिछले साल रेमिटेंस के रास्ते से कितने कमाए? 111 बिलियन डॉलर्स, राइट। इसके अलावा अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं तो सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको, और मैक्सिको और भारत में बहुत फर्क है। उसने कमाए हैं 61 बिलियन डॉलर्स, यानी लगभग हाफ पे चल रही है, हाफ पे ही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको के बाद थर्ड नंबर पे है चाइना। चाइना में रेमिटेंसेस काफी कम आते हैं, रीजन बहुत सिंपल है, चाइना अपने देश में जॉब निकाल लेता है। चौथा फिलीपींस, और 5वें नंबर पर है फ्रांस। ओके, ये रेमिटेंसेस के रास्ते से कमाए गए पैसे की लिस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। अगर गलती से कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि रेमिटेंसेस के थ्रू जो पैसे कमाए हैं इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, आप बोलना इट इज नॉट गुड थिंग, इट इज एक्चुअली बैड थिंग। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारे लोगों को इंडिया के बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। कुछ लोग शौक से जाते हैं, मैं मानता हूं, तो ये जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट ये आर्ग्यूएबल है, बिल्कुल है। कुछ लोग शौक से जाते हैं, कुछ लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं, राइट। आपके देश में सारी चीजें बढ़िया हो तो लोग बाहर जाएंगे ही नहीं, आपका पैसा आप ही के देश में रहेगा, आपका टैलेंट आपके देश में रहेगा, राइट। तो ये उसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक है, बट ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, आखिर अल्टीमेटली पैसा तो आ ही रहा है। द अपकमिंग इवेंट, आने वाले दिन में हम सबको पता है कांस फेस्टिवल होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है कांस फेस्टिवल, जिसमें मूवीज दिखाई जाती हैं। 14 से 25 मई तक चलने वाला है कांस फेस्टिवल। इस बार का कांस फेस्टिवल कौन सा संस्करण होगा? 77, 66, 91 या 84? शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। इस बार जो कांस फेस्टिवल होने वाला है, वैसे कांस कहाँ है? कांस ये शहर कहाँ है? ये तो शहर का नाम है ना, कहाँ है ये शहर? एनीवन? ये शहर फ्रांस में है, याद रखना, कांस इज इन फ्रांस। तो कांस फेस्टिवल का इस बार का जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? सही जवाब है 77th एडिशन है, 77th। ओके, इसमें श्याम बेनेगल साहब की मूवी इस बार रिलीज की जा रही है, जो कि मतलब फार्मर्स की जिंदगी के ऊपर बनाई गई है। कांस फेस्टिवल में बहुत सारी मूवीज रिलीज की जाती है और फिर उसके ऊपर रिलीज मतलब दिखाई जाती है और उसके ऊपर फिर रिव्यूज आते हैं। फिल्म फेस्टिवल होता है ये, ठीक है, राइट। आगे, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैज बिकेम द स्पोर्टिंग एम्बेसडर ऑफ स्विस लग्जरी ब्रांड ऑफ वॉचेस? स्विट्जरलैंड की लग्जरी घड़ियों की एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा लिखा है क्या? यहां पर नहीं लिखा है, मैं कंपनी का नाम लिख देता हूं, ओमेगा। ओमेगा कंपनी ने अभी अभी स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है भारतीय में से? तेंदुलकर, प्रज्ञानंदा, नीरज चोपड़ा या विराट रन मशीन कोहली? चलिए बोलिए, चलिए क्विकली, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ऑन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, टाइम अप। आंसर है नीरज चोपड़ा। हमारे जेवलिन बादशाह नीरज चोपड़ा साहब को स्विस लग्जरी ब्रांड वॉचेस की कंपनी ओमेगा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
इस साल के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सबको पता है कि ओलंपिक्स होने वाला है, पेरिस ओलंपिक्स, यस और नो? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी ओमेगा कंपनी इस बार उनकी टाइम स्पॉन्सर है, टाइम कीपर, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने टाइटल दिया है, तो स्पॉन्सरर है उसके। ओके, ओमेगा इज द टाइम स्पॉन्सर फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। इस साल अभी ओलंपिक्स होने ही वाले हैं, आप सबको पता ही है। इस साल दो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। एक तो T20 टूर्नामेंट होगा, अभी जस्ट शुरू हो जाएगा मॉनसून के आसपास, और उसके बाद फिर ओलंपिक शुरू होंगे ठंड के दिनों में। देन नेक्स्ट, which traditional textile craft Gujarat recently earned, traditional craft of Gujarat बोलना चाहिए, of Gujarat recently earned a GI tag। इनमें से कौन से ट्रेडिशनल क्राफ्ट ने, यानी हस्तकला ने बेसिकली गुजरात से जो आती है उसको अभी अभी GI टैग मिला है? बनारसी सिल्क, कच्छ अजराख, चांदेरी फैब्रिक या कोटा दोरिया? चलिए बताइए बताइए बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन एनीवन एनीवन? मैं लॉजिक भी बताता हूं। इसमें सही जवाब है कच्छ अजराख। कच्छ अजराख इनको मिला है GI टैग। और क्यों मिला है? दरअसल ये अपने आप में ना एक खूबसूरत सा पैटर्न होता है जो वहाँ के लोग हैं ना फैब्रिक के ऊपर पेंट करके बनाते हैं। अब ये शॉल्स के ऊपर, पर्दों के ऊपर, बेडशीट्स जो होती है उसके ऊपर, इनफैक्ट बहुत सारे लेडीज वियर्स के ऊपर ये प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल प्रजातियाँ हैं, कुछ मूल जातियां हैं जो लोगों के पास ये टैलेंट है और जिन्होंने कई सालों से ये संभाल के रखा है, उनको ही वो वाला प्रिंट करना आता है, तो इसीलिए उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखना कच्छ अजराख। एक और चीज, किसी चीज को GI टैग दे देने से फायदा क्या होता है? किसी चीज को GI टैग दे देने से होगा ये कि सबसे पहले तो वो स्पेसिफिकली अंडरलाइन हो जाएगा कि यार यहाँ की ये चीज फेमस है, कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, बनारसी सिल्क फेमस है, कोलकाता के रसगुल्ले फेमस है, राजस्थान के घेवर फेमस है। तो इससे ना सबसे पहले तो उसको एक अंडरलाइन मिल जाती कि ये चीज फेमस है। दूसरी चीज ये, जो कम्युनिटी होती है जो उस चीज के लिए जो ट्रेडिशनली उसको बनाती आई है या जो ग्रो करती आई है, उन लोगों के पास उसके अधिकार होते हैं और उन लोगों को बनाने की परमिशन रहती है। तो इससे उन लोगों को काफी हद तक बूस्ट मिलता है, खरीदने वाले कस्टमर भी मिल जाते हैं और बनाने के लिए हिम्मत भी आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास अब कस्टमर्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो चावल है, जो बासमती राइस हम कहते हैं, मध्य प्रदेश का बासमती राइस बहुत अच्छा रहता है, तो जनरली वो अपने आप में एक GI टैग ओरिएंटेड है। तो जाहिर सी बात है किसानों को बहुत मदद मिलेगी कि अगर इसका सीधे सीधे एक्सपोर्ट हो रहा होगा तो, या उसको GI टैग मिल चुका है तो, समथिंग इन दैट वे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं GI टैग्स। GI tags are very favorite question in interview, याद रखना, फेवरेट इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के हिसाब से ये आपको सच में करना चाहिए। अभी तक तो मेंस की परीक्षा में पूछते ही थे, लेकिन इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं पता है? आपके एरिया में कोई GI टैग होगा, जैसे आप महाराष्ट्र से हैं और आप मीरठ से हैं, तो अभी अभी मीरठ में GI टैग मिला है, आपको पता ही होगा। आप कोल्हापुर से हैं तो आपको वो पूछ लिया जाएगा, नागपुर से हैं तो पूछ ले। इसीलिए अलग अलग जगह पे अगर आपके एरिया में, आपके बेल्ट में GI टैग ग्रांट किए गए हैं, इट मेक्स अ सेंस, स्पेशली इन इंटरव्यूज। ओके, राइट। और अब आज के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में आज हमारे सामने जो सबसे पहला दिन है वो है वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है, डेडिकेटेड फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द ट्यूना कंजर्वेशन। इनके कंजर्वेशन के लिए ये बहुत जरूरी है, 2 मई को ये मनाया जाता है, राइट? तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी स्थापना 2017 में की थी और उसके बाद से हर साल ये मनाया जाने लगा। तो 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्टफ। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शुरुआत की थी, इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी 2-3 चीजें।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दरअसल यूएनओ के 6 ऑर्गन्स में से एक है। यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स, ठीक है। उसमें से पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा है सेक्रेटेरिएट, पांचवा है इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और छठवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। छठवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 पिलर्स पे खड़ा है कौन? यूएनओ। तो याद रखना यूएनओ के कितने ऑर्गन? 6 ऑर्गन। उसमें से जो सबसे बड़ा उसका जो पिलर है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें टोटल 193 जितने यूएनओ में रजिस्टर्ड है सबके सब इसमें है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 193 कंट्रीज हैं। अभी डेनिस फ्रांसिस उसके प्रेसिडेंट हैं। 1945 में बना था, लगभग 80 साल पुराना है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, राइट, याद रखना। और वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई, ओके, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्यूनास। नेक्स्ट, पोर्चुगीज लैंग्वेज डे 5 मई को, पोर्चुगीज लैंग्वेज डे, ओके। पोर्चुगीज लैंग्वेज डे 5 मई को। मुझे ये बताइए भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज कब आए थे? एनीबॉडी? भारत में सबसे पहले पोर्चुगीज कब आए थे? द राइट आंसर इज 1498, 1498 में। मुगलों के आने के पहले ही आ गए थे। भारत में पोर्चुगीज कौन से रास्ते से आए थे? भारत में पोर्चुगीज आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के नीचे से जो रास्ता निकलता है वो। और भारत में पोर्चुगीज कहाँ आए थे? ये यहाँ कहीं पर केरला में, यहाँ पर कैलिकट नाम की एक जगह है जिसे मॉडर्न भारत में कोझिकोड कहा जाता है, जो केरला में है। काफी बारिश होती है यहाँ, यहाँ पर आए थे। एंड हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज टू कम टू इंडिया? नन अदर देन वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, आपने अपने जीवन काल में ये नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। तो वास्को डिगामा द फर्स्ट पोर्चुगीज टू विजिट इंडिया। इसके बाद एक और चीज है जिसमें पोर्चुगीज और भारत का रिश्ता कहीं ना कहीं दिखता है या फिर संबंध दिखते हैं, वो है गोवा। गोवा को जो आज़ादी है वो 1961 में मिली, क्योंकि गोवा तब तक पोर्चुगीज लोगों के ही कब्जे में था। भारत को आज़ादी 1947 में मिल जाने के बाद नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत ने अपनी आर्मी भेज के 1961 में आज़ादी ली थी और पोर्चुगीज लोगों को हमेशा के लिए भगाया था। तब तक पोर्चुगीज स्वतंत्र नहीं हो पाया था। इसके अलावा पोर्चुगीज लोगों ने एक और देश की खोज की है जहां पर आज मैक्सिमम लोग पोर्चुगीज भाषा कहते हैं, और वो देश फुटबॉल में एक बहुत बड़ा देश है, साउथ अमेरिका में आने वाला देश ब्राजील। तो ब्राजील इज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द पोर्चुगीज, और वहां पर भी पोर्चुगीज लैंग्वेज बोली जाती है। इनफैक्ट अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहां पर आज भी पोर्चुगीज बोली जाती है। तो ये पोर्चुगीज लैंग्वेज दिवस जो है ये 5 मई को मनाया जाता है हर साल। तीसरा, वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा डे 7 मई को मनाया जाता है, अस्थमा से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, ओके। अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पीपल विथ अस्थमा हेल्थ केयर वर्कर्स अबाउट द कंडीशंस। तो इससे रिलेटेड ये जो दिन होता है ये बेसिकली 7 मई वर्ल्ड अस्थमा डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। उसके बाद वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब ये एक ऐसी बीमारी है ना गाइस, मतलब थोड़ा सा मेरा इसमें पर्सनल ध्यान रहा है। मतलब आई जस्ट वांट टू शेयर दिस कि हमारे यहाँ जो काम करने के लिए जो हाउसमेड आती है उसकी छोटी सी बेटी को ये बीमारी है, थैलेसीमिया। मतलब हालत ये है कि हर 2 महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी ब्लड नहीं बना पाती है, तो आपको ऊपर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और इसका अच्छा खासा एक्सपेंसेस होता है। मतलब अगर मान लो यानी आपने गवर्नमेंट से कोई ग्रांट ले रखा है हॉस्पिटल में, अदरवाइज तो आपको अच्छे खासे 8-10 हज़ार रुपए वो ब्लड चढ़ाने के लिए लगेंगे। गरीब इंसान नहीं कर सकता।
तो ये अपने आप में अगर जिंदा रहना है तो आपको वो ड्रिप चढ़ानी ही पड़ेगी बेसिकली। तो थैलेसीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। थैलेसीमिया का अवेयरनेस 8 मई को हर साल बनाया जाता है। एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एसेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आप अपने आजू बाजू में थैलेसीमिया से ग्रसित कोई पेशेंट देखें, जितनी हो सके उतनी मदद करिए, क्योंकि अभी मैं तो देखता ही हूँ उस छोटी सी बच्ची को, मतलब काफ़ी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी, लेकिन अपने आप में हर समय चैलेंज से जूझती हुई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बार भी ये सही टाइम पे ये नहीं दिया गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए। 8 मई इज़ द डे फॉर दैट। ठीक है, तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपने आज का सेशन अच्छे से एंजॉय किया, ठीक से समझा, चीज़ों को जाना। ओके, और जाते जाते आप लोगों को एक दो बातें मैं और बता देता हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, एक तो ये नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, इस पे आप चाहें तो अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। किसी भी कोर्स, मेरे जितने कोर्सेस हैं उससे रिलेटेड इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इस समय आरबीआई ग्रेड बी के लिए मेरा एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है ESI। इसकी अच्छी रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 65 लेक्चर्स का एक बढ़िया कोर्स है। आप प्री और साथ में फेज 2 में जो आने वाला ESI का पार्ट है, ESI प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये एक एस कोर्स रहा है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अभी तक ये कोर्स 2021 से लेकर अभी तक परचेज किया है, बैचेस के साथ इसको दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप चाहें तो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी के लिए ये भी एक कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, आप वहां से वो देख सकते हैं। मेरा एक इंटरव्यू रिलेटेड इंस्टाग्राम चैनल अभी अभी बना है, IG बाय निखिल सर। आप चाहें तो एक बार इंस्टा पे सर्च भी कर सकते हैं, IG बाय निखिल सर, बेसिकली इंटरव्यू गाइडेंस बाय निखिल सर ऐसा नाम है। तो आने वाले जितने भी इंटरव्यूज हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस के लिए ये एक चैनल बनाया गया है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू होने जा रहा है और एक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू होने जा रहा है, जिस पे आपको अपडेट्स मिलते चले जाएंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ओके, जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आगे संडे मेगा सेशन में कुछ बड़े बदलाव हम करने जा रहे हैं। ये सब आप ही के सजेशंस के ऊपर होता है, या फिर एक 4-6 महीने में हम उसको ज़रूरी समझते हैं तो हम वो करते ही हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, और हो सके तो उसके ऊपर अपने जेन्युइन फीडबैक्स देते चलिए। हमारे जितने हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, हिंदी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए यही सेशन एग्जाम एक्सपर्ट में आज शाम तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नहीं भी करते हैं तो ये सेशन वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक हफ्ते में संडे मेगा सेशन के अलावा यहाँ से आगे आपका एक सेशन और होगा। अगला सेशन आपका बुधवार या गुरुवार को होगा, जिसके बारे में आपको जानकारी बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप्स पे दे दी जाएगी। राइट, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हाँ, एंड कोशिश ये करूंगा कि अगले सेशन में आपको और ज़्यादा इससे रिलेटेड कंटेंट दे सके। काफ़ी छोटा सेशन था आज का, आप कह रहे हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार से सेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चलते ही रहते हैं, तो कभी कभी बच्चों के फीडबैक रहते हैं कि सेशन काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा आप लेंथ में कम करिए। कभी कभी स्टूडेंट्स का रहता है कि सर इसमें आप जीके का पार्ट डाल दीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सर हफ्ते में 2 बार सेशन। इसीलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कहीं ना कहीं एक फाइनल कंक्लूजन पे जाने में मदद करते हैं और चेंजेस थोड़े ज़रूरी हैं। इसीलिए आज के सेशन को इस तरीके का प्लान किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेशंस के ऊपर आप एक जेन्युइन फीडबैक देंगे। आपके जो भी फीडबैक होंगे आज आप कमेंट थ्रेड में हमको बताइए, सो दैट वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पिक हम कर सके और अगला सेशन आपके लिए उसी तरीके का बना सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग एट द सेशन टिल द एंड। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।